नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए तैयारी के लिए दोस्तों लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिसका दोस्तों यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर 24 है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस मॉडल पेपर में शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। आपको बताना है दोस्तों, सिद्धांत के रूप में रचनावाद शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, या सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में से कौन सा सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए होता है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो है वो शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। ठीक है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोहन खिलौने को तोड़कर उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। ठीक है, एक सोहन नाम का लड़का है दोस्तों, अगर वो खिलौने को तोड़कर उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है तो क्या करना चाहिए। उसे सजा देना चाहिए, उसको उसे मजबूत खिलौने जो हैं वो देना शुरू कर देना चाहिए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, या उसको समझाएंगे कि खिलौने तोड़ना नहीं चाहिए और यदि वो ऐसा करेगा तो उसके सभी खिलौने उससे ले लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें से क्या करना चाहिए। अगर कोई बच्चा है वो खिलौने को तोड़कर उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग करता है, तो दोस्तों उसके जिज्ञासु स्वभाव को, ठीक है, उसके जो जिज्ञासु स्वभाव है उसको प्रोत्साहित करेंगे और जो उसकी ऊर्जा है उसको सही दिशा में संचरित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बहुविध बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है उसे कहा जाता है दोस्तों भाषिक बुद्धि। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, भाषिक बुद्धि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा भाषिक बुद्धि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, क्या करके, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, किसके अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किसके अनुसार, याद रखना है आपको, कोहलबर्ग के अनुसार। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक होता है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना है कि प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो क्यों होना आवश्यक है। वो दोस्तों इसलिए आवश्यक है जिससे बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, कौन, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो आपको आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऑप्शन है जो भूलने के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, या प्रतिच्छायित अवरोध। ठीक है, वो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों जो भूलने के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, प्रतीपकारी अवरोध का सिद्धांत जो है वो भूलने का सिद्धांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली वस्तु की ओर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसकी ओर, मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री की ओर। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्य चर्चा शब्दावली है, ठीक है, वो किसकी ओर संकेत करती है। आपको पता होना चाहिए कि विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम होता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं
उसकी ओर संकेत करती है। क्या? पाठ्यचर्या शब्दावली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अब आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सा कारक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो स्मृति से संबंधित कारक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वो कौन सा कारक है? वो है दोस्तों आपका अनुभूति। ठीक है, बाकी पहचान, धारण और पुनर्स्मरण, ये तीनों ही आपकी स्मृति से संबंधित कारक हैं। ठीक है, जो अनुभूति होता है ऑप्शन नंबर 4, जो अनुभूति है वो स्मृति से संबंधित कारक के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, या बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वो है दोस्तों आपका बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही आपकी बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या वंशानुक्रम गुणित वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वंशानुक्रम गुणित वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। दोस्तों आपको यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि वंशानुक्रम और वातावरण में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, धनात्मक, गुणात्मक, ऋणात्मक या कोई नहीं, इस टाइप से आपको ऑप्शन आता है, तो आपको याद रखना है कि दोनों में गुणात्मक संबंध होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम गुणित वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, सीखने के वक्र 11 नंबर क्वेश्चन है। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की क्षमता के सूचक हैं, सीखने के गव्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो दोस्तों सीखने के जो वक्र होते हैं, ठीक है, वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं दोस्तों? सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। क्या? सीखने के वक्र। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है, चिंतन से, तर्क से, बोध से या विवेक से। तो दोस्तों प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से होता है जो अधिगम का बोध से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अधिगम का बोध से होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा बोध। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या श्वानता। तो दोस्तों निम्नलिखित में से वो व्यवहार जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है वो है दोस्तों आपका श्वानता। ठीक है, बाकी बाल अपराध, कमजोरों को डराना और भगोड़ापन ये तीनों ही आपके भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो श्वानता है यह ऐसा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतया छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? कौन सा सिद्धांत प्रदर्शित करता है दोस्तों? ये गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत। दोस्तों यह व्यक्त करता है आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतया छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा किसने किया है? डोलार्ड और मिलर के द्वारा किया गया है पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रतिपादित। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? दोस्तों सभी को पता है कि बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट जो स्तर है वो किसके द्वारा पहचाने गए थे? वो पहचाने गए थे दोस्तों पियाजे के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? BM स्किनर, जॉन ड्यूवी, एरिक्सन या चार्ल्स डार्विन? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन है
निम्नलिखित में से जिस विचारक के द्वारा किया गया है दोस्तों वो है आपके जॉन ड्यूवी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? जॉन ड्यूवी के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। यदि बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष तथा वास्तविक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि होगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, कि बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए, उसकी मानसिक आयु को दी रहती है और वास्तविक आयु दी हुई रहती है। ठीक है, तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है IQ का वो होता है दोस्तों मानसिक आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं इंटू 100 होता है। ठीक है, इंटू 100, तो आपकी मानसिक आयु हो गई ये, वास्तविक आयु हो गई ये, और इंटू 100। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 25 ज़ा 100 एंड 5 इंटू 25 125। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद रहना है, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु के व्युत्क्रमी संबंध, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंध, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंध, या बौद्धिक एवं कालानुक्रमिक दोनों से प्रत्यक्ष संबंध। दोस्तों बुद्धि लब्धि के संबंध में जो कथन आपका सत्य होगा वो है दोस्तों सभी को पता है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंध। ठीक है, ये IQ होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु जो होती है। ठीक है, तो देखिए इनका जो काल्पनिक कालानुक्रमिक जो आयु है इससे इसका क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रम संबंध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, आपको बताना है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को नहीं कह पाते हैं। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहते हैं वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने आत्मनिर्णयों में पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, या वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो दोस्तों अगर एक शिक्षिका का जो भावनात्मक बुद्धि लब्धांक है अगर वो ऊंचा है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है सभी के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा कि अगर किसी का भी यदि शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक अगर ऊंचा है तो वह संतुलित व्यवहार रखती है, इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक समानता, सामाजिक दायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, या लैंगिक संवेदनशीलता। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से क्या बचती है? लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी, या एकरसता। ठीक है, दोस्तों सृजनात्मक चिंतन जो होता है आपको पता होना चाहिए वो कैसा होता है दोस्तों? रचनात्मक होता है। ठीक है, कैसा होता है? रचनात्मक होता है सृजनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशी क्रिया, या भाषा। ठीक है, आपके ऑप्शन थे 1 2 3 4। आपको बताना है कि कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। वो दोस्तों आपकी मांसपेशीय प्रक्रियाएं। ठीक है, बाकी चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह एवं भाषा तीनों ही आपके महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो मांसपेशीय प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो एक या दो, या एक और दो, दोनों। तो दोस्तों मनोविज्ञान के अनुसार जो बुद्धि है, ठीक है, वो सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, एक व दो, दोनों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, या निदानात्मक शिक्षण। तो दोस्तों अधिगम से संबंधित किसी भी विद्यार्थी की समस्याओं का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है दोस्तों निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन से विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, या मेरा प्रिय मित्र। दोस्तों सभी को पता है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो विषय वस्तु अच्छा है वो है दोस्तों मेरा परिवार।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर हैं, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट की आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं, यह कथन पूर्ण तरीके से असत्य है। ठीक है, सही नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या व्यक्तित्व असफल है। तो दोस्तों जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो यह समझा जाता है कि यह व्यक्तित्व असफल है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, यह व्यक्ति असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आज का। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, अब इससे पहले भी हमने देखा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके बाल विकास के 30 क्वेश्चन। अब देखेंगे दोस्तों हम पर्यावरण के 30 क्वेश्चन। आज का 31 नंबर क्वेश्चन और पर्यावरण का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पीली क्रांति किसके साथ जुड़ी है? आपको बताना है दोस्तों कि भारत में पीली क्रांति किसके साथ जुड़ी है। धान के उत्पादन, तेल के बीजों का उत्पादन, चाय का उत्पादन या फूल का उत्पादन। तो दोस्तों भारत में जो पीली क्रांति है वो तेल के बीजों के उत्पादन से संबंधित है या इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तिलहन बीजों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से संवहन वर्षा कहाँ होती है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है कि संवहन वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, तो कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र में आपके संवहन वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सी धातु जैविक आवर्धन समस्या में योगदान देती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में वो कौन सी धातु है जो जैविक आवर्धन समस्या में योगदान देती है। वो धातु है दोस्तों आपकी पारा या मरकरी। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी धातु है वो, पारा। 34 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किसके उत्पादन में वृद्धि करना था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नकदी फसलों, दाल, खाद्यान्न या छोटे बाजार। तो दोस्तों हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था किसके उत्पादन में वृद्धि करना था? दोस्तों खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, खाद्यान्न फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा स्थान सिंधु एवं गंगा नदी जल प्रणाली के विभाजन पर स्थित है? वाराणसी, काया, अंबाला या प्रयागराज। तो दोस्तों वह स्थान जो सिंधु एवं गंगा नदी जल प्रणाली के विभाजन पर स्थित है वो है दोस्तों आपका अंबाला। ठीक है, कौन सा स्थान है दोस्तों? वो अंबाला। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर तराई, शिवालिक पहाड़ियाँ या उपरोक्त सभी। दोस्तों उत्तराखंड के जिस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं वो है दोस्तों आपका तराई। ठीक है, कहाँ पर? तराई में पाए जाते हैं आपके पाताल तोड़ कुएं, उत्तराखंड में। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में सुपरनोवा हैं, एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृतपाय तारा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो सुपरनोवा है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों? एक मृतपाय तारा है। ठीक है, याद रखिएगा एक मृतपाय तारा है सुपरनोवा। निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्रह है ABCD में से जो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आता। देखिए दोस्तों बुध, शुक्र और मंगल ये तीनों ही आपके पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीनों ही आपके पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। शनि जो है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी या अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है वो है दोस्तों आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से अग्निशामक के रूप में
किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है दोस्तों, अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है वो अग्निशामक के रूप में या आग को बुझाने के रूप में किया जाता है। ठीक है। राम सेतु निम्न में से कहाँ पर स्थित है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, कील नहर या पाक जलडमरू मध्य। तो दोस्तों राम सेतु जो है वो है दोस्तों आपका स्थित है पाक जलडमरू मध्य में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। कथकली किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो दोस्तों कथकली जो है वो कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। ठीक है, केरल का एक प्रमुख नृत्य है आपका कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह नदी जो दक्षिण ओर से गंगा में मिलती है? बेतवा, चंबल, सोन या केन? तो दोस्तों वो कौन सी नदी है? वो नदी दोस्तों आपकी सोन नदी, जो दक्षिण ओर से, ठीक है, दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है, वो है दोस्तों आपकी सोन नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, महानदी या नर्मदा? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वो है आपका स्थित महानदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी में स्थित है आपका हीराकुंड बांध। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यह कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों जो सुपीरियर झील है, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, तो याद रखना है आपको सुपीरियर झील। अब आपको ये बताना है कि यह कहाँ स्थित है। यह स्थित है दोस्तों आपकी अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आपकी अमेरिका में स्थित है सुपीरियर झील, जो कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है दुनिया की। क्वेश्चन नंबर 47 है, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आदम का जो पुल है वो स्थित है आपका भारत एवं श्रीलंका के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? नील, अमेजन, हुगली या मिसिसिपी? तो दोस्तों विश्व की जो सर्वाधिक विश्वघाती नदी है वो कहा जाता है दोस्तों हुगली नदी को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, हुगली नदी को सर्वाधिक विश्वघाती नदी भी कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? केप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंडिया पॉइंट या इंदिरा कॉल? दोस्तों निम्नलिखित में से जो स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है वो है दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा स्थान है वो? इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित होते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि जो संचार उपग्रह होते हैं वो वायुमंडल की कौन सी परत में स्थिर होते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल या आयन मंडल? तो दोस्तों वो होते हैं आपके आयन मंडल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, आयन मंडल में स्थित होते हैं आपके संचार उपग्रह। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि वह कौन सी ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? तो वो इस दोस्तों आपकी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? मशरूम चट्टान, यारडांग, चिमनी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पथरीले रेगिस्तानों में एक ही दिशा में लगातार जो चलने वाली हवाएं हैं वो क्या बनाती है दोस्तों? यारडांग बनाती है। क्या बनाती है? यारडांग बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस देश में सफ़ेद पर्वत पाए जाते हैं? कनाडा, नॉर्वे, रूस या अमेरिका? तो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं सफ़ेद पर्वत? वो पाए जाते हैं दोस्तों आपके अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं आपके सफ़ेद पर्वत। सरगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों जो सरगैसो समुद्र जो है, ठीक है,
वो पाया जाता है दोस्तों आपके अटलांटिक महासागर में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में पाया जाता है सरगेसो समुद्र। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड या ग्रीनलैंड? तो दोस्तों झीलों की वाटिका नाम से जो जाना जाता है वो है दोस्तों आपका फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है वो झीलों की वाटिका नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली और विंध्याचल जो श्रृंखलाएं हैं इनके मध्य में कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? वो है आपका मालवा का पठार। ठीक है, कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? मालवा का पठार स्थित है अरावली एवं विंध्याचल के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक में? तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो है दोस्तों सेनोजोइक में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा सेनोजोइक। ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच कितना समय अंतराल है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट या 6 घंटे 30 मिनट? तो दोस्तों ग्रीनविच और जो भारतीय प्रमाण समय होता है, ठीक है, इनके बीच का जो समय अंतराल होता है दोस्तों वो होता है 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट या कोरोना या स्थल मंडल? तो दोस्तों सूर्य की जो बाह्यतम परत होती है, ठीक है, उसे किरीट या कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरीट या कोरोना भी कहा जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्यम मंडल? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल की जिस परत में जो ओजोन की परत स्थित होती है वो दोस्तों आपकी समताप मंडल। ठीक है, वो परत कौन सी है? समताप मंडल वो परत है जिसमें ओजोन की परत स्थित होती है। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें रहती है उनको रोकती है। ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।